गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था डिविडेंड पॉलिसी और उसमें हमने लास्ट क्लास में वॉल्टर मॉडल को कंप्लीट किया था। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं गॉर्डन मॉडल से। गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल ये दोनों रिलेवेंसी अप्रोच में आते हैं। रिलेवेंसी अप्रोच का ये मानना था कि एक कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी से उसकी मार्केट प्राइस पर शेयर पर इफेक्ट पड़ता है। वॉल्टर ने बताया कि अगर आर के से ज्यादा है तो कंपनी को डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम क्या होगा? 0। अगर आर के से कम है तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा 100%। और अगर आर और के दोनों इक्वल है तो चाहे डिविडेंड पे किया जाए चाहे नहीं किया जाए, डिविडेंड से कंपनी की मार्केट प्राइस पर शेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा ही मॉडल गॉर्डन ने भी बताया। अब गॉर्डन का क्या मॉडल था? गॉर्डन ने बताया कि कंपनी को डिविडेंड पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए, ये अगेन दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला आर और दूसरा के ई। अगर आर के ई से ज्यादा हो, इफ आर मोर देन के ई, तो कंपनी को डिविडेंड बहुत मिनिमम पे करना चाहिए। जैसे वॉल्टर ने क्या बताया? वॉल्टर ने बताया 0 डिविडेंड देना चाहिए। गॉर्डन ने कहा 0 डिविडेंड नहीं, डिविडेंड दो बट कम से कम। जितना डिविडेंड कम पे करोगे, लो डिविडेंड पे आउट रेशियो, जितना डिविडेंड कम पे करोगे मार्केट प्राइस उतनी ही ज्यादा होगी। डिविडेंड देना है बट लोएस्ट डिविडेंड देना है, जितना कम हो सके उतना डिविडेंड पे करो। जितना कम डिविडेंड दोगे उतनी ज्यादा मार्केट प्राइस आएगी। बट अगर आर के ई से कम है तो एक कंपनी को 100% डिविडेंड पे कर देना चाहिए, मतलब जितना भी अर्न किया वो पूरा का पूरा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। नो रिटेन्ड अर्निंग। और अगर आर और के ई दोनों इक्वल है, नो इफेक्ट ऑफ डिविडेंड। एक कंपनी चाहे डिविडेंड पे करे चाहे नहीं पे करे, डिविडेंड का मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसा गॉर्डन ने बताया। गॉर्डन ने भी मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया, वो अलग है वॉल्टर से। फॉर्मूला था E 1 - B डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर। इसमें E का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, जैसा वहां पे भी था, वॉल्टर में भी था। E का मतलब अर्निंग पर शेयर। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या? जैसे मान लेते हैं कि हमारा अर्निंग पर शेयर 10 रुपए और हम उसमें से 7 रुपीज डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया? 70%। तो जो 3 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए वो 3 रुपए क्या हो गया? रिटेन्ड अर्निंग हो गया। 3 रुपए 10 रुपए का 30% होता है, तो हमारा रिटेंशन रेशियो हो गया 30%। तो अगर मैं 1 में से रिटेंशन रेशियो माइनस करूं तो मुझे मिलेगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब ये जो 1 - B है इसका मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। 1 - B का मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो। के ई का मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न। बी आर का मतलब होता है ग्रोथ रेट। बी और आर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें ग्रोथ रेट मिलती है। इसमें आर का मतलब क्या? आर का मतलब होता है रिटेन्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बी और आर, बी का मतलब क्या? रिटेंशन रेशियो। अगर मैं बी और आर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगी? मुझे मिलेगी ग्रोथ रेट।
तो यहां पर गॉर्डन का ये मानना था कि अगेन एक शेयर की मार्केट प्राइस उसके डिविडेंड पे आउट रेशियो पर डिपेंड करती है। अगर आर के से ज्यादा है तो कम से कम डिविडेंड, वॉल्टर ने बताया था 0, इसने बताया कम से कम, आर के से कम है तो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, और अगर आर और के इक्वल है तो डिविडेंड का मार्केट प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप पे करो, चाहे कम पे करो, चाहे ज्यादा पे करो, मार्केट प्राइस पर शेयर रिमेन सेम। इट इज गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। टोटल अर्निंग 40 लाख रुपीज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख, डिविडेंड पर शेयर 4, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया आर, और ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसका मतलब हो गया के ई। रिटेंशन रेशियो का मतलब हो गया बी। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर ऑफ ए कंपनी बाय यूजिंग वॉल्टर फॉर्मूला और गॉर्डन फॉर्मूला। चलिए सबसे पहले वॉल्टर से मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। वॉल्टर ने बताया P इक्वल्स टू डी प्लस आर डिवाइडेड बाय के ई, ब्रैकेट में E माइनस डी, और इसमें डिवाइड करना है के ई का। इसमें हमें R पता है, R 20%, हमें के ई पता है, के ई इक्वल्स टू 16%, हमें E पता है अर्निंग पर शेयर। टोटल अर्निंग दे रखी है 40 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं 4 लाख। तो अगर मैं 40 लाख में 4 लाख का डिवाइड करूंगा तो मुझे अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा ₹10। डिविडेंड पर शेयर दे रखा है कि डिविडेंड पर शेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 4 रुपीज, तो डिविडेंड पर शेयर ₹4, और हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं एक शेयर की मार्केट प्राइस। 4 प्लस रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी है 0.20, के ई 0.16, ब्रैकेट में 10 माइनस 4, और इसमें डिवाइड करना है 0.16 का। 4 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 0.16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 रुपए से तो 7.5, इसमें डिवाइड करेंगे 0.16 का तो 11.5 डिवाइडेड बाय 0.16, एक शेयर की मार्केट प्राइस 71.875। इट इज मार्केट प्राइस पर शेयर। ओके, इसके बाद में हमें इसमें कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन ने बताया P इक्वल्स टू E 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी आर। सबसे पहले E, अर्निंग पर शेयर है हमारा 10 रुपीज, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो हमें दे रखा है 60%, 0.6 डिवाइडेड बाय के ई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 0.16 माइनस बी इंटू आर। बी का मतलब क्या? रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। रिटेंशन रेशियो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में, रिटेंशन रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.6 और आर हमें दे रखा है 0.2। 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.6 इंटू 0.2, इट इज 0.12। 4 डिवाइडेड बाय 0.04 इक्वल्स टू ₹100। एक शेयर की मार्केट प्राइस एज पर गॉर्डन मॉडल 100 रुपीज। तो गॉर्डन का भी वही मानना था जो वॉल्टर का मानना था, दोनों रिलेवेंसी अप्रोच में आते हैं, बस इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है। और वॉल्टर ने बताया कि अगर आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो के से ज्यादा है तो आपको डिविडेंड पे नहीं करना चाहिए, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0। बट गॉर्डन ने बताया 0 नहीं, आप कम से कम जितना डिविडेंड दे सकते हो उतना डिविडेंड दो, उससे आपकी मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगी। वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल।
ओके। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला दे रखा है, गॉर्डन ने जो फॉर्मूला दिया, हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये जो बी और आर को मल्टीप्लाई करने से क्या आती है, ग्रोथ रेट। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ग्रोथ रेट दे रखी है तो फिर हमें ये बी और आर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पर ग्रोथ रेट लिख दो। जैसे मान लो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है ग्रोथ रेट 5%, तो ये जो बी और आर ये मिलकर के आती है ग्रोथ रेट, वो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखी है 5%, मतलब 0.05। ठीक है। अच्छा, ई को 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट डिविडेंड पर शेयर ही आता है। अगर मैं ई को 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, डिविडेंड पर शेयर। तो ई 1 माइनस बी की जगह हम सीधा, अगर क्वेश्चन में डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा इसको यहां पर डायरेक्टली डिविडेंड पर शेयर लिख सकते हो। मतलब ये फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय के ई माइनस ग्रोथ रेट। अगर आपको क्वेश्चन में ग्रोथ रेट डायरेक्टली दे रखी है, डिविडेंड डायरेक्टली दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ तीसरा मॉडल, और वो है एमएम मॉडल। एमएम मॉडल इररिलेवेंसी अप्रोच में आता है। एमएम ने यह बताया कि कंपनी के डिविडेंड पे करने से और पे नहीं करने से अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं आता। मतलब कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो सेम रहती है, चाहे आप डिविडेंड पे करो चाहे आप डिविडेंड पे नहीं करो। एग्जाम में एमएम मॉडल के आने के चांसेज बहुत कम है। अब उसने क्या बताया, कैसे मार्केट वैल्यू रिमेन सेम रहेगी, आप चाहे डिविडेंड पे करो चाहे नहीं करो। इसको हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां पर जो ले रखा है, सीधा उस क्वेश्चन से ही चेक करते हैं कि कैसे एमएम मॉडल की जो थियरी है कि चाहे डिविडेंड पे किया चाहे नहीं पे किया जाए, अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप सीधा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक फिक्स सिस्टम है कि हमें कैसे कैलकुलेट करनी है मार्केट वैल्यू अगर डिविडेंड पे किया जाए और अगर डिविडेंड पे नहीं किया जाए। एक फिक्स सिस्टम दे रखा है, उस सिस्टम के हिसाब से हम मार्केट वैल्यू दोनों सिचुएशन में निकालेंगे, और वो जो मार्केट वैल्यू आएगी वो सेम आएगी चाहे आप डिविडेंड पे करो चाहे नहीं करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन बिलोंग्स टू ए रिस्क क्लास ऑफ विच द एप्रोप्रिएट पीई रेशियो इज 15। आपको पीई रेशियो 15 का दे रखा है। पीई रेशियो 15, तो हम इससे के ई निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो इंटू 100 इक्वल्स टू के ई, करेक्ट। इट इज करंटली हैज 75,000 शेयर सेलिंग एट ₹150 ईच। अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर हैं एट प्रेजेंट वो 75,000 है, और एक शेयर की मार्केट प्राइस 150 रुपीज है। The firm is contemplating declaration of a dividend of ₹12 per share at the end of the current fiscal year, which has just begun. Answer the following question based on MM model. What would be the price of the share at the end of the year if dividend is declared? अगर हम dividend declare करते हैं तो क्या प्राइस होगी, और डिविडेंड अगर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो क्या प्राइस होगी। एज्यूमिंग दैट द फर्म पे डिविडेंड हैज नेट इनकम ऑफ ₹12 लाख, ये गलती से 750 लिखा हुआ है, इट इज 12 लाख, एंड मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15 लाख ड्यूरिंग द पीरियड, हाउ मेनी न्यू शेयर मस्ट बी इशूड? व्हाट वुड बी द करंट वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेशन इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर? देखो क्या क्या डिटेल दे रखी है, पहले उसको लिख लेते हैं। हमें दे रखा है पीई रेशियो, इससे हम के ई निकाल सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो इंटू 100, 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 इक्वल्स टू 6.67% हमारा के ई। फिर इसके बाद में हमें प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। एन का मतलब है अभी प्रेजेंट में जो हमारे पास शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 75,000 शेयर्स है, इट इज प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर। और अभी शेयर की प्राइस कितनी है, 150, इसको हम P0 से डिनोट करते हैं, इट इज 150 रुपीज। कंपनी डिविडेंड का डिसाइड करना चाहती है विच इज 12 रुपीज पर शेयर। कंपनी ये एस्टिमेट कर रही है कि हम
₹12 पर शेयर का डिविडेंड पे करेंगे, इसको हम कहते हैं D1। हम कितना डिविडेंड पे करेंगे या कितना डिविडेंड पे करने के बारे में सोच रहे हैं, इट इज D1, इट इज ₹12 पर शेयर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन MM मॉडल। क्या प्राइस होगी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करें और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करें? अगर कंपनी डिविडेंड देती है, कंपनी की नेट इनकम 12 लाख रुपए, ये जो नेट इनकम है 12 लाख, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। ई का मतलब अर्निंग पर शेयर नहीं है, यहां पर ई का मतलब है टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग कितनी है? 12 लाख। और हमें ईयर एंड होने पर 15 लाख के टोटल इन्वेस्टमेंट करने हैं, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। टोटल कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं? ₹15 लाख का हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो हाउ मेनी न्यू शेयर मस्ट बी इशूड? फिर करंट वैल्यू क्या होगी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं? ये 6 डिटेल हमने क्वेश्चन से लिखी। के ई हमारा 6.67% है। अभी एट प्रेजेंट नंबर ऑफ शेयर 75,000 है। एक शेयर की मार्केट प्राइस अभी 150 है। हम ये सोच रहे हैं कि हम डिविडेंड पर शेयर पे करेंगे ₹12 का, इट इज D1। हमारी टोटल अर्निंग होगी 12 लाख रुपए और हमें 15 लाख रुपीस का टोटल नया इन्वेस्टमेंट करना है। अब बिल्कुल आप ध्यान से समझना, अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं तो कैसे कैसे क्या क्या करना है हमें कैलकुलेशन, और अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता हूं तो क्या क्या करना है। सबसे पहले लेते हैं इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर। अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं, अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता हूं, सबसे पहले एक शेयर की प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी होगी एट द एंड ऑफ द ईयर? P1, इसको हम कहते हैं P1। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P0 1 प्लस KE माइनस D1। क्या फॉर्मूला बताया MM ने एक शेयर की प्राइस निकालने का? P0 1 प्लस KE माइनस D1। अभी मार्केट प्राइस कितनी है? 150। अभी मार्केट प्राइस 150, 1 प्लस KE हमारा कितना है? 6.67। 6.67 को हम कैसे लिखेंगे? 0.0667, 0.0667 माइनस D1। D1 हमारा 12 रुपए। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1.0667, इसमें से माइनस करेंगे 12 रुपए, तो एक शेयर की प्राइस होगी 148 रुपीज। 148 एक शेयर की मार्केट प्राइस। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यू शेयर, हमें टोटल कितने नए शेयर इश्यू करने हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट करना है 15 लाख रुपए। इस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा? नए शेयर इशू करके। बट कुछ पैसा हमारे पास इस साल जो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें से भी कुछ हम रिटेन करेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग कितनी होगी हमारे पास? रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास कितनी मिल जाएगी? हम 12 लाख रुपए अर्न करेंगे। इस 12 लाख में से कुछ तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड में। कितने शेयर है हमारे? 75,000 पर शेयर 12 रुपए का हम डिविडेंड देंगे, तो 9 लाख रुपीज हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डिविडेंड में। तो 12 लाख अर्न करेंगे, 9 लाख रुपीज डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका मतलब है 3 लाख रुपए हमारे पास बचेगा रिटेन्ड अर्निंग। हमें टोटल 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 3 लाख रुपए हमारे पास रिजर्व में से काम आ जाएंगे, तो हमें 12 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट होगी। और ये हम रिक्वायरमेंट कहां से अरेंज करेंगे? नए शेयर इशू करके। एक साल बाद एक शेयर की प्राइस क्या होगी? 148। एट द एंड ऑफ द ईयर एक शेयर की मार्केट प्राइस 148 होगी। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर, हमें कितने नए शेयर इशू करने होंगे? 12 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर की इश्यू प्राइस 148। 12 लाख डिवाइडेड बाय 148, हमें टोटल 8108 शेयर इशू करने पड़ेंगे।
8108 नए शेयर इशू करने पड़ेंगे, मतलब एडिशनल शेयर। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एन से, मतलब कितने शेयर चेंज हुए, तो कितने शेयर इंक्रीज होंगे, डेल्टा एन 8108। फिर हम कैलकुलेट करते हैं करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू जिसको कहते हैं NP0 से हम डिनोट करते हैं करंट मार्केट वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है P1 N प्लस डेल्टा एन प्लस E माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। थोड़े से 2-3 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, एक तो ये मार्केट प्राइस का, और एक आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा करंट मार्केट वैल्यू निकालने का। P1 एक साल बाद मार्केट प्राइस क्या होगी, 148। अभी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 75,000। डेल्टा एन और कितने शेयर हम इश्यू करेंगे, 8108 प्लस अर्निंग। हमारी अर्निंग 12 लाख रुपए और हमें इन्वेस्टमेंट करना है 15 लाख रुपए का, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0667। 148 ये 75,000 प्लस 8108, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 148 से, इसमें ऐड करेंगे 12 लाख और इसमें से माइनस करेंगे 15 लाख, इसमें डिवाइड करेंगे 1.0667 इक्वल्स टू रुपीज 1,25,00,000। आप कहोगे थोड़ा सा ये पॉइंट में है ना, ये पॉइंट में जैसे हमने लिखा है 0.0067, तो अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा लोगे 0.06666666 थोड़ा ज़्यादा लिखोगे तो ये आपको आंसर में मिलेगा 1,25,00,000, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट की मार्केट वैल्यू। अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू आती है 1,25,00,000। अब सेम टू सेम ये 3 स्टेप वापस करेंगे, एक शेयर की प्राइस निकालना, नंबर ऑफ न्यू शेयर निकालना और करंट मार्केट वैल्यू निकालना। लास्ट में जाके जो करंट मार्केट वैल्यू होगी, अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी करते हैं तो भी आपकी मार्केट वैल्यू 1,25,00,000 की होगी। चेक करते हैं, इसमें हम लेते हैं इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करें तो हमारी मार्केट वैल्यू क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी मार्केट प्राइस क्या, मतलब P1 कितना, P1 इक्वल्स टू P0 ब्रैकेट में 1 प्लस KE माइनस D1। P0 150, 1 प्लस 0.0667, D1 0, क्योंकि अब हम ले रहे हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.0667 इक्वल्स टू 160। एक शेयर की मार्केट प्राइस 160 रुपये होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यू शेयर। नए शेयर हम कितने इशू करेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है 15 लाख माइनस रिटेन्ड अर्निंग। हम पूरे एक साल में कितना अर्न करेंगे, 12 लाख, और उस 12 लाख में से डिविडेंड तो पे करना ही नहीं है, डिविडेंड 0। तो ये रिटेन्ड अर्निंग पूरी की पूरी रिटेन्ड अर्निंग हो गई 12 लाख। जब हम डिविडेंड नहीं देंगे तो पूरा ही रिटेन्ड हो गया। तो हमें 3 लाख रुपए और अरेंज करने पड़ेंगे। यहां पर हम अरेंज कर रहे थे 12 लाख। अच्छा, यहां रिटेन्ड अर्निंग, यहां पर रिटेन्ड अर्निंग हमें अरेंज करने पड़ेंगे 3 लाख। नंबर ऑफ न्यू शेयर हमें 3 लाख अरेंज करने, और एक शेयर की प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 160 हो जाएगी। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 160, 1875। एक शेयर की जो मार्केट प्राइस होगी वो हो जाएगी आपकी, हमें नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ नए शेयर इशू करने पड़ेंगे 1875। ये मार्केट प्राइस नहीं है,
नंबर ऑफ न्यू शेयर है, हमें 1875 और शेयर इशू करने पड़ेंगे, मतलब ये हो गया डेल्टा एन। अब लास्ट पॉइंट आता है करंट मार्केट वैल्यू। करंट मार्केट वैल्यू जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NP0। NP0 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला P1 N प्लस डेल्टा एन प्लस E माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई। P1 हो गया हमारा 160, 75,000 अभी शेयर है और 1875 और हम नए शेयर इशू करेंगे, प्लस अर्निंग। हमारी अर्निंग है 12 लाख रुपए और हमारे इन्वेस्टमेंट है 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.0667। जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो तो 1.066666 पूरा करना, तो 75,000 प्लस 1875 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160 से, इसमें प्लस करेंगे 12 लाख और माइनस करेंगे 15 लाख, डिवाइड करेंगे 1.0667, तो ये आएगा 1,12,50,000। जब आप पूरे से डिवाइड करोगे 1,12,50,000 आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, जब हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे थे तो हमारी करंट मार्केट वैल्यू लास्ट में जाके कितनी बनी? 1,25,00,000। ये आएगा, ये 1,12,50,000 है। यहां पर हमने अमाउंट गलत लिखा, इट इज 1,12,50,000। ठीक है, तो ये भी आएगा 1,12,50,000। तो चाहे डिविडेंड पे किया जाए चाहे डिविडेंड पे नहीं किया जाए, दोनों ही सिचुएशन में मार्केट वैल्यू सेम रहती है। तो गॉर्डन ने कहा चाहे डिविडेंड पे करो चाहे मत करो, मार्केट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? एक तो ये करंट मार्केट वैल्यू निकालने का, और दूसरा आपको ध्यान रखना है P1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले याद रखने, एक तो ये पहला स्टेप, आपको एक शेयर की मार्केट प्राइस निकालनी है P1, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ शेयर्स तो आप निकाल सकते हो, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करना है, रिटेन अर्निंग माइनस करो, इतना पैसा और आपको अरेंज करना है, और उसमें एक शेयर की मार्केट प्राइस जो एट द एंड ऑफ द ईयर उसका डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। और फिर आपको करंट मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला ध्यान रखना है। डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो भी ये 3 स्टेप, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो भी ये तीनों स्टेप। करंट मार्केट वैल्यू दोनों सिचुएशन में सेम आपको मिलेगी। ठीक है, इट इज मॉडल, करेक्ट। इसके बाद में हमारा एक और मॉडल आता है, आप इसको पहले तो कंप्लीट कर लीजिए। एक और मॉडल है इसके आगे, और वो है
लिंटर मॉडल, कभी वैसे उसका क्वेश्चन आया नहीं। लिंटर मॉडल जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है, लिंटर मॉडल क्या था? इसमें डिविडेंड को कैलकुलेट करने का डायरेक्टली फॉर्मूला दे रखा है कि इतना डिविडेंड देना चाहिए। इसमें डिविडेंड देने का फॉर्मूला दे रखा है D1, आप नोट कर लीजिए, D1 इक्वल्स टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट। टारगेट पे आउट मतलब वही डिविडेंड पे आउट रेशियो, टारगेट पे आउट माइनस D0 और इसको मल्टीप्लाई करना है AF से। इसमें D0 का मतलब हो गया डिविडेंड पर शेयर लास्ट ईयर जो डिविडेंड दिया था। EPS का मतलब आपको पता है अर्निंग पर शेयर। टारगेट पे आउट रेशियो मतलब वही जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है। फिर AF का मतलब होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, और इसका एक और नाम है, इसको स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। D1 का मतलब हमें कितना डिविडेंड पे करना चाहिए, उसने सीधा डिविडेंड कैलकुलेट करने का ही फॉर्मूला दिया। D1 इक्वल्स टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशियो माइनस D0 मल्टीप्लाई बाय AF। ये सारी डिटेल क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे देखो, एक क्वेश्चन है, गिवन द लास्ट ईयर डिविडेंड इज 9.8, ये आपको D0 दे रखा है 9.8, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट दे रखा है 45%, ये आपको AF दे रखा है 45%, टारगेट पे आउट रेशियो दे रखा है, टारगेट पे आउट रेशियो दे रखा है दैट इज 60%, आपको EPS दे रखा है इट इज ₹20, आपको करंट ईयर डिविडेंड आपको पता करना है एज पर लिंटर मॉडल। तो D1 का फॉर्मूला क्या है, D0 प्लस EPS मल्टीप्लाई बाय टारगेट पे आउट, इसमें से माइनस करेंगे D0 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे AF का। D0 दे रखा है 9.80 प्लस अर्निंग पर शेयर 20 मल्टीप्लाई बाय टारगेट पे आउट रेशियो हमें दे रखा है 60%, इसमें से माइनस करेंगे 9.80 और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट हमें दे रखा है 45%। तो 9.80 प्लस 20 का 60% होता है 3.2, माइनस करेंगे 20 का 60% ₹12, 12 में से माइनस करेंगे 9.8 को, तो यह आएगा 2.2, इसका रिजल्ट आएगा 2.2। उस 2.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 45% से, इट इज 0.99, तो 9.8 प्लस 0.99 हमारा डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा 10.79। ये एक लिंटर का फॉर्मूला दे रखा है। तो EPS इंटू टारगेट पे आउट रेशियो, उसमें से D0 माइनस करना है और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको AF से मल्टीप्लाई करके हमें D0 उसमें ऐड करना है। इट इज लिंटर मॉडल, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अभी तक अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट मॉड्यूल में दे रखा है तो हो सकता है कि कोई छोटा सा MCQ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करेक्ट। चलिए, ये चैप्टर हमारा यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।